नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर वो क्वेश्चन जो कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्जाम के पॉइंट आउट से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल फील कराएगी और आपको क्वेश्चंस बहुत फेमिलियर लगेंगे और जिनको आप बहुत आसानी से टैकल कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि अब मध्यम स्तर की तैयारी और एवरेज स्तर की तैयारी के बच्चों के लिए कंपटीशन में कोई जगह नहीं बची है। जिस तरह का मेरिट और कट ऑफ जा रहा है उसके लिए आपकी बहुत सुपर से ऊपर के लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब तक का जितना कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेशन बैच चला है उन सारे क्लासेस को, सारे सेशंस को रिवीजन कर लीजिए। और हमारे साथ आगे यूपीपी, अभी बिहार की वैकेंसी चल रही है, दिल्ली पुलिस और अब यूपीपी आने वाली है। ऐसी परिस्थिति में कांस्टेबल की एक बड़ी वैकेंसी कम से कम इन 3 राज्यों में मिलाकर आ चुकी है। तो और जहाँ पे भी दिक्कत है आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िए। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर एक बहुत बेहतरीन शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ कि जब भी मोटिवेशन कम लगने लगे, जब भी पढ़ने की इच्छा से अनिच्छा होने लगे या कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो बस अपने माता पिता के सपनों को देखना, उनकी आंखों की तरफ देख लेना, पढ़ना शुरू कर दोगे। क्योंकि उनकी आंखों में जो सपने हैं ना, वो सपने अब अपने लिए नहीं है, वो आपके लिए हैं। और उनके सपनों को पूरा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। तो आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई, सबका मोटिवेशन अपने माता पिता को बनाइए और उन्हीं से आप मोटिवेशन पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 40 × 25 × 32 फुट आयामों के एक कमरे की चारों दीवारों को 7 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट कराने में कितनी लागत आएगी अगर कमरे में 8 × 5 फुट की 2 दरवाजे और 3 × 2 फुट की 2 खिड़कियां हैं। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा है क्वेश्चन क्या चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन में भी कहाँ आप कमजोर हो, कैलकुलेशन भी तो आपका बहुत अच्छा है। देखो कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन, बस देखो फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर लें तो चारों दीवारों पे 7 वर्ग फीट के हिसाब से 7 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पेंट हो रहा है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बराबर 2L + B × H। ध्यान दीजिएगा, 2L + B का मतलब 2 × 40 + 25 और ब्रैकेट × 32। ये हो गया। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो आप देखो क्या हो गया, 4 2 6 65 दूना 130 और गुणित 32। अब देखो 0 रख लोगे और 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2 और 13 × 39 2 41 4160 4160 स्क्वायर फीट आ जाएगा। और अगर दरवाजे खिड़की की बात, दरवाजे और खिड़की पे तो पेंट होगा नहीं, तो दरवाजा बकेट है, 2 ठो दरवाजा है और उसका डायमेंशन कितना है 8 × 5, तो 8 पंजे 40 दूना 80। ये दरवाजे का क्षेत्रफल। खिड़की भी कैट है, इतने फुट की 2 खिड़कियां, 2 × 3 × 2 तो 4 × 12 यानी 92 फीट स्क्वायर फीट इसमें से कम हो जाएगा। और जैसे ही 92 स्क्वायर फीट कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 58, आपको आ जाएगा 4068 स्क्वायर फीट पेंटिंग होनी है। 4068 स्क्वायर फीट पेंटिंग होनी है। खर्च की बात करना है तो प्रति स्क्वायर फीट 7 है, तो 4068 गुणित 7 एक लाइन का गुणा है 8 × 7 = 56, 28,476 28,476 रुपए का खर्च आएगा। आपका ए ऑप्शन सी सही हो गया कि उस चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उस चारों दीवारों को पेंट कराने का जो खर्च है वो खर्च कितना है आपको 28,476। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 96 72 144 और 38 के मसप उसके लघुत्तम समापवर्त में कितनी बार आएंगे। बहुत ध्यान से समझना,
बहुत ध्यान से समझना कि कह रहे हैं कि सॉरी यार, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, बस आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो सवाल ऐसा नहीं है जैसा लिखा है, सवाल बेसिकली ये है कि 96, 72, 144 और 48। देखो मैं फिर से बना दे रहा हूँ, 96, 72, 144 और 48। क्या कह रहे हैं कि मौसा उसके महत्तम समापवर्त में कितनी बार है। तो इसका क्या निकालना है आपको, इसका मौसा भी निकालना है और इसका लौसा भी निकालना है। तो ये क्या हो गया, 96, 72, 144 और 48। इसका आप पहले मौसा ही देख लो। मौसा क्या हो जाएगा, HCF की बात करें तो देखो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, ये 96 और 72 का डिफरेंस सबसे कम है, 80, 16, 24। तो मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा आ जाएगा आपको 24 आ जाएगा, ये मौसा 24। अब आपको लगेगा कि अच्छा चलो मैं मेथड से भी बात कर लूँ आपसे कि आप मौसा कैसे निकालोगे। मौसा कैसे निकालोगे ये देख लो, चलो ठीक है डायरेक्ट नहीं करते हैं, बता ही देते हैं। मौसा देखो कैसे निकालते हैं, इसका एक डिफरेंस मेथड होता है। देखो यहाँ ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनके बीच सबसे कम अंतर है, तो वो सबसे कम अंतर है 96 और 72 के बीच में कितने का, 24 का। 24 या 72, 24 चौका 96, राइट ना। तो ये 24, अब 24 से 96 भी कट रहा है, 72 भी कट रहा है, 144 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, तो ये 24 क्या है, मौसा है। ठीक, अब बात होगी लौसा की कि इसका लौसा कितना है। तो 96, 72, 144 और 48, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 144 का टेबल पढ़ो, 288, 288 96 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, 144 से भी कटा। भाई 72 दूना 144 होता ही है, 96 तिया 288 और 48, 8 तरीके 24, ये 3 बार जाता ही है। तो ये कुल मिला के आपका 288 इसका क्या हो जाएगा, लौसा। और इस कह रहे हैं कि इसके लौसा में मौसा कितनी बार है, तो 288 बटा 44, 24 करोगे तो 1 और 2, 12 बार। कितनी बार है, 12 बार शामिल है, यानी ये पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। 96, 72, 144 और 48 का मौसा निकालना। अगर आपको लौसा मौसा की सवाल में दिक्कत हो रही है और आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि मौसा कैसे आ रहा है, तो आप हमारे मौसा का चैप्टर, हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट से पढ़ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ और एक बार क्लियर कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये आश्चर्यजनक तरीके से कैसे मौसा तुरंत आ गया। तो मौसा का ट्रिक है ये, देखिए इतनी संख्याएं दी गई हैं, जिन दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर हो वह अंतर ही मौसा होता है, अगर वह संख्या दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट रहा है। तो ये मौसा हो गया, 24 से सभी संख्याएं कट रही हैं, इसलिए 24 इसका मौसा है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि हरि एक काम का 25% हिस्सा 5 दिन में कर सकता है, इस काम के 20 से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त, 25% काम अगर कोई 5 दिन में कर सकता है तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर 25% काम, 25% का मतलब कितना हो गया दोस्त, 25% का मतलब हो गया 1/4, और 1/4 काम कोई 25 दिन में करता है तो पूरा 5 दिन, सॉरी 5 दिन में करता है तो पूरा काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा। वो 20 दिन में पूरा काम कर देगा। अब क्या कह रहे हैं कि इससे 20 गुना काम, इससे 20 गुना काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो ऐसा 20 काम कितने दिन में करेगा, 400 दिन में करेगा। सिंपल सवाल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा, कि एक कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6 संबंधी 7 है, अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किमी चलती है तो पहली कार की गति क्या है। सिंपल सवाल है, समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि ए और बी दो कारें हैं, ए और बी दो कारें हैं, और कह रहे हैं कि इनकी गति का अनुपात 6 संबंधी 7 है। बी की तुलना में ए की कार की गति 6 संबंधी 7 है। तो मुझे बहुत सिंपल सी बात समझो, क्या कह रहे हैं कि और अगर दूसरी कार बी कितना जा रही है, बी जा रही है 420 किलोमीटर 5 घंटे में, तो बी का चाल कितना हो गया, बी की चाल हो गई 5 5 40, 2 और 5 चौके 20, 84, यही हो गया। तो ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, और 7 बराबर अगर 84 है तो 12 से 84 और 12 छाक 72, इसका कितना आ जाएगा, kmph। बात को समझो, ए और बी की तुलना 6 संबंधी का अनुपात 6 संबंधी 7 है। बी 420 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है तो इसकी चाल हो जाएगी 84 kmph, और यहाँ अनुपात में क्या है 7, तो 7 बराबर अगर 84 है तो 6 बराबर 72 होगा, ये पक्की बात है, राइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
3:7 के अनुपात वाले रंग और पानी के, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको कैसे सॉल्व करना है अपने को। कह रहे हैं कि 3:7 अनुपात वाले, 3 संबंधे 7 के अनुपात वाले रंग और पानी के अनुपात में के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में रंग पानी का अनुपात 5 संबंधे 7 हो जाता है, 7 संबंधे 5 हो जाता है। असल मिश्रण परिणाम क्या होगा? क्या है असल मिश्रण का परिणाम क्या होगा? इसका मतलब आप समझ लीजिए जरा सा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि असल मिश्रण परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्या होगी या क्या थी। देख लो, बता लेते हैं, ये कलर है और ये पेंट है और ये वाटर है, सॉरी क्या रेशियो है भाई? 3:7 है, यानी ये 3x है तो ये 7x है। क्या कह रहे हैं? मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, यानी 3x + 68 / 7x, तो अनुपात 7/5 हो जाता है। 7 त्रिक 5 15x प्लस 5/40 4 5 × 4 34 340 अब बराबर 49x, या 15 जाएगा तो 35 34 x बराबर 340, या आप कह सकते हैं कि x बराबर 10। अब x बराबर 10 आ गया तो प्रारंभिक मात्रा 7 3 10x है, तो पूरी मात्रा कितनी हो जाएगी? 10 गुणित, तो पूरी मात्रा कितनी हो जाएगी? 10 गुणित 10 बराबर 100 लीटर। ठीक, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात समझ आ रही ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात समानुपात का मिश्रण का आप कह सकते हैं, आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। ध्यान से समझिएगा सवाल को। कह रहे हैं कि कोई कंपनी है, कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अगर कर्मचारी 70% विवाहित है और इनमें से 10% पुरुष है, यानी 10% पुरुष विवाहित हैं, तो कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? मान लेते हैं हमारे पास टोटल 100 कर्मचारी हैं। टोटल कितने कर्मचारी हैं? 100 कर्मचारी हैं ना, ठीक है। 20% पुरुष हैं, यानी 20 हैं, तो फीमेल कितनी हो गई? फीमेल हो गई 80%, यानी 80। अगर 70% विवाहित हैं, 70% विवाहित हैं, यानी इसमें से 100 में से 70 क्या हैं? मैरिड हैं, विवाहित हैं। अब क्या कह रहे हैं? और इसमें से 10% पुरुष हैं। 70 में 10% पुरुष हैं, यानी 70 का 10% यानी 7। भाई कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी 70% विवाहित हैं और इनमें से 10% पुरुष हैं, यानी 70 में 10% पुरुष विवाहित हैं, तो कितने पुरुष विवाहित हैं? इस 70 का 10% 7 पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित पुरुष कितने हो गए? 7। ये मैरिड पुरुष हैं। तो अनमैरिड कितने हो गए? अनमैरिड हो गए 13। अब यहां क्या कह रहे हैं? अच्छा भैया 7 अगर यहां विवाहित हो गए, 70 में से 7 पुरुष, 70 को भी ले लो जरा सा, 70 में 10% पुरुष हो गए, यानी 7 पुरुष, तो 63 महिला, सॉरी फीमेल, और 7 मेल। 1 मिनट जैसा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा सा। हाँ, ये मैं लेने गया था। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं कि मेल, और ये फीमेल हो गई। 63 फीमेल जो हैं वो अविवाहित, मतलब विवाहित हैं। तो अगर 63 अविवाहित हैं तो बात को समझो, कितने अविवाहित हो गए? यहाँ से 17। भाई अब कुल अनमैरिड कितने हो गए? कह रहे तो पुरुष कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? तो पुरुष कर्मचारियों से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? यानी अब देखो
पुरुष कर्मचारियों से, तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से निकल जाएगा। पुरुष 13 हैं और अविवाहित कितने हैं, 13 अविवाहित हैं, टोटल 20 हैं, गुणित 100 बराबर 65%। तो 65% पुरुष अविवाहित है। ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों से 6.5 रुपए, 10 रुपए और 8.5 रुपए पर डीजल खरीदता है। अगर वह हर साल डीजल पर 22,100 रुपए खर्च करता है तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य प्रति लीटर क्या होगा। अब आप आज देख लीजिए कि आज जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे लग रहा है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही सेलेक्ट हो गए हैं, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व होना है 3 वर्षों तक। अब ध्यान देना जरा सा मुझे कि अगर 1 वर्ष तक लगातार 3 वर्षों तक 6 रुपए, हाँ अब बात को समझने की कोशिश करो कि एक और हर साल कितना 22,100 रुपए खर्च करता है। अगर मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर में कितना पैसा खर्च हुआ है, 22,100। इसमें प्रति लीटर 6.5 रुपया, यहां पे 22,100 10 रुपया और यहां पे 22,100 बटा 8.5 रुपया। अब देखते जाओ कितना खर्च हुआ है। यहां पे उसने 3400 लीटर डीजल खरीदा, यहां पे उसने 2210 लीटर डीजल खरीदा और यहां पर उसने कितना डीजल खरीदा, यहां पे उसने डीजल खरीदा है 2600। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, 2600 लीटर। क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि इतना लीटर आएगा। पूरा खर्च अगर 22,100 है और 1 लीटर का खर्च 6.5 है तो इसका मतलब 3400 लीटर, 2210 लीटर और 2600 लीटर। तो ये देखो 2600 का 6 यहां चला जाएगा, 4000, 4 दू 6000 और 6 दू 8210 लीटर। यानी जो कुल हो गया आपका खर्च देखो, अब कुल डीजल की मात्रा कितनी हो गई भैया, 8210 लीटर। औसत खर्च पूछ रहा है, औसत मूल्य। प्रति लीटर औसत मूल्य, तो कुल कितना खर्च हुआ, 22,100 हर साल खर्च होता था, कितने साल में, 3 साल में, बटा कुल कितना लीटर, 8210 लीटर। इसको ऐसे काट लेंगे, 8 2 10 1 11 नहीं कटेगा, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8.07 प्रति लीटर ये आ जाएगा, 8.07 प्रति लीटर। ये आपका औसत खर्च है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 10 से 16 दूसरा कोई उपाय नहीं था इसका। 6 4 10 6 16 16 8 24 1 25 और 25 3 8 3 के 24 10 6 16 16 8 24 1 25 25 बटा अगर आप 3 कर देते तो 8 तरीके 24 नहीं आता, यही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो मान लिया कुछ श्रमिक एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। अगर 8 और श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है तो वह इस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेते हैं, ठीक है। आसान सवाल है। मान लिया हमने शुरुआत में m आदमी लगाए गए और m आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर देते। कह रहा है अगर 8 और श्रमिक यानी m + 8 तो काम 10 दिन पहले, 10 दिन कम समय यानी 50 दिन में पूरा हो जाता। तो श्रमिकों की असल संख्या m क्या थी, तो देखो क्या है कि m करोगे तो ये आ जाएगा 60m = 50m + 400 और इसका मतलब है 10m = 400 या m = 40। कितने लोग हैं, 40 लोग। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक मिल सके। ये कांस्टेबल के का वो प्रैक्टिस सेशन बैच है जो मैथमेटिक्स के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और ऐसे सवाल ही कांस्टेबल के एग्जाम के में
पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत कंफर्ट फील कराएगी और बहुत आसानी से आप कम समय में अपने सवालों को हल कर सकेंगे। एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से समझना, एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। बात को समझो, एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। यानी जैसे ही ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई चलती है, और अपनी खुद की लंबाई चलने में उसको 20 सेकंड लग रहा है। जब 300 मीटर का प्लेटफॉर्म आगे बिछा दिया आपने तो उसको 35 सेकंड लगे, यानी 15 सेकंड ज्यादा लग गए 300 मीटर जाने में। इतनी बात क्लियर? वही ट्रेन विपरीत दिशा से चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से समझिए। अब पहले दो लाइन को पहले आपको मैं जस्टिफाई कर दूं। पहला दो लाइन आप जस्टिफाई हो लीजिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि एक ट्रेन एक खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, यानी अपनी लंबाई, अगर ट्रेन की लंबाई L है तो अपनी लंबाई जाने में उसको 20 सेकंड लगता है। लेकिन जब 300 मीटर लंबाई जुड़ जाती है तो 35 सेकंड लगता है, यानी वो 15 सेकंड में कितनी दूरी जाता है? 15 सेकंड में वो जाता है 300 मीटर। यानी उसकी चाल की अगर आप बात कर लेंगे तो पहले ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई, ये S1 है, ठीक है। वही ट्रेन विपरीत दिशा से चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन, अब देखो, जो ट्रेनें विपरीत दिशा में एक दूसरे से पार हो तो क्या होता है, ट्रेनें जब विपरीत दिशाओं में गति, एक ट्रेन जब दूसरे ट्रेन को किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत दिशा में गतिमान हो चाहे समान दिशा में गतिमान हो, अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती है। दूसरे ट्रेन की गति पूछ रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा, या चालें बराबर कर लो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और ये S1 निकाल लिया आपने, पहली ट्रेन की चाल। L2 निकालो, पहले ट्रेन की लंबाई कितना, 20 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जाएगी, तो इसकी दूरी L2 हो जाएगी 20 गुणित 20 बराबर 400 मीटर। 400 मीटर इस ट्रेन की लंबाई होगी। क्लियर है बात? दूसरे ट्रेन की लंबाई 400 मीटर होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है इसकी, क्योंकि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है इसकी, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है इसकी, और 20 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है, यानी इसकी खुद की लंबाई 400 मीटर। अब आप देखो चाल क्या हो जाएगी। अच्छा, दूसरे ट्रेन की चाल आपको, अच्छा S2 पता है, S2 पता करना है। S2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, और L2 पता है आपको। L2 कितना है? L1 सॉरी, ये L1 400 है, और L2 कितना है? 200। चाल बराबर, चाल जुड़ जाएगी तो 20 प्लस S2 बराबर दूरी हो गई 600, 400 प्लस 200 600, और समय कितना दे रहे हैं? 10 सेकंड, यानी 60। यानी S2 की बात करोगे तो S2 आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सवाल, बात को समझो। 15 सेकंड में 300 मीटर, 15 सेकंड में 300 मीटर, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई, और 20 मीटर में खंबे को पार करता है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? खंबे को पार करने में कोई ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 20 सेकंड में 400 मीटर, तो ये दूसरे पहले ट्रेन की लंबाई हो गई 400। अब आप इस तरह से S2 निकालना था आपको, S2 आपको निकालना था, और L2 200 दिया हुआ है, L1 आप 400 निकाल चुके हो यहाँ से। इसको और मैं क्लियर कर दूं, ये L1 है, यानी पहले ट्रेन की लंबाई है। तो यहां तक मामला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल करता है जो विक्रय मूल्य का 20% है, जो विक्रय मूल्य का 20% है। लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या वृद्धि क्या है? ध्यान से समझिएगा जरा सा सवाल। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल करता है जो विक्रय मूल्य का 20% है, जो विक्रय मूल्य का 20% है। अच्छा, तो लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या वृद्धि क्या है? ध्यान से समझो बच्चा, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान खरीदा है, 20%, एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 में बेचना चाहता है, परंतु गलती से वह इतने पैसे वसूल लेता है जो विक्रय मूल्य का 20% है। इसका 20% मतलब 24, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य का 20% है,
विक्रय मूल्य का 20% कितना हो गया? 24। तो लाभ में इस गलती के कारण होने वाली कमी या वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो पहले तो 20 का लाभ हो रहा था दोस्त, ठीक है, अभी लाभ कितने का होने लगा? तो विक्रय मूल्य का 20% है। लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य का 20% है, मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? 24। यानी आपको जो पहले लाभ 20 हो रहा था, अब वो लाभ कितना होने लगा? 24। भाई एक बात समझो फिर से, सीपी 100, अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो एसपी कितना होगा? 120। लेकिन उसने इतनी ज्यादा वसूली कर ली कि ये जो नया ये एसपी ये वाला बना, SP1 कर लो, तो ये इस पर 20% लाभ ले लिया। कहने का सेंस यही है कि ये 20% था, उसने इतना पैसा वसूल लिया कि उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो गया, यानी वो 144 में बिक गया। तो अब आप समझने की कोशिश करो बच्चा, अब आप बात समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहते हैं कि ये जो अब आप समझो कि लाभ 100 का सामान कितने में बिक गया? 44 में, यानी 44% का लाभ हो गया। लाभ 44% का हो गया। अगर लाभ में वृद्धि जानना चाहते हैं तो पहले 20 का लाभ था, अब 44 हो गया, तो लाभ बढ़ा कितना? 24 बटा 44 लाभ हो गया। यही 44%, ये जो 4% है ये 44% होना चाहिए ऑप्शन, ये सी सही हो गया। बात को समझो, फिर से बता देता हूँ। एक व्यक्ति 20% लाभ कमाना चाहता है, नहीं 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेचना चाहता है। वह इतने पैसे वसूल करता है जो विक्रय मूल्य का 20% है, यानी लाभ उसको 20% हो गया। विक्रय मूल्य, जो लाभ क्रय मूल्य पे 20% था वो विक्रय मूल्य पे हो गया। वो अब 144 में बेच रहा है, तो उसको लाभ में कितने प्रतिशत? तो लाभ में इस गलती के कारण होने वाली वृद्धि या कमी क्या है? लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अगर इसकी बात आप करेंगे ना, तो पहले 20 का लाभ हो रहा था, अब 44 का लाभ हो रहा है, तो 24 ज्यादा हो रहा है 20 पे, तो वो तो जब ज्यादा बात हो जाएगा। यही सही है, 44% वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली। ध्यान से समझिएगा, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के भी बच जाते हैं। अपराध करने के बाद भी, करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अपराधी है? ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं, मान लिया शहर की जनसंख्या या जिले की जनसंख्या 100 है, 10% को अपराध की सजा मिली, यानी ये 10 लोगों को सजा मिली। सजा कितने लोगों को मिली? 10 लोगों को। अब आप क्या कह रहे हैं? परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, यानी सजा कितने को मिलती है? 80% को, यानी 80% बराबर कितना? 10। 80% बराबर 10। तो 80% अगर 10 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है बच्चा? 100% है 12.5 के। अब आप पूछ रहे हैं नागरिकों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत अपराधी हैं? ये जो है कुल अपराधियों की संख्या 12.5 है और पूरी जनसंख्या 100 है, तो अपराधियों की संख्या कितनी हो गई? 12.5%। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर से समझ लो, कह रहे हैं कि एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, यानी 100 लोग हैं तो 10 लोगों को अपराध की सजा मिली, लेकिन 20% ऐसे लोग छूट जाते हैं जिनको अपराध करने के बाद भी सजा नहीं मिलती, यानी सजा सिर्फ 80% लोगों को मिल पाती है। और ये 80% अपराधी सजा पाते हैं, यानी ये 80% बराबर 10, तो 100% बराबर 12.5। अब पूरी जनसंख्या 100 है, पूरे अपराधी 12.5 है, तो कितने प्रतिशत अपराधी हैं? 12.5% अपराधी हैं। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहे हैं कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दी गई राशि 6% साधारण वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 कर्ज के बराबर की राशि है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहे हैं? आपसे कह रहे हैं कि
सवाल का मतलब समझिए, 5 वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, यानी यहां से पूछ रहे हैं कि कितनी राशि 5% की दर से 4 वर्ष के लिए दी जाए कि उस पर प्राप्त साधारण ब्याज कितनी कितनी राशि 500 रुपए के 6% के 4 वर्ष के ब्याज के बराबर राशि देगी। 100 से खत्म, 5 10 500, ये 100 बार कट गया, 4 से 4 खत्म, P बराबर 600। सिंपल सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 किमी प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई क्या है। कुछ करना ही नहीं है इस सवाल को दोस्त, बहुत सिंपल सवाल है कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि एक ट्रेन पुल को 40 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई L1 प्लस पुल की लंबाई L2 बराबर 40 सेकंड में लगाती है, और एक खंभे को यानी L1 दूरी वो जाती है 25 सेकंड में, यानी L2 दूरी वो जाती है, घटा दोगे तो 15 सेकंड में। इतनी बात क्लियर। अब पुल की लंबाई पूछ रहे हैं तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। पुल पार करने में कितना समय लगे, चाल है 72, 72 गुणित 5/18 और समय है 15, तो 18 चौक 72, 5 चौक के 20, 15 दूनी 30, 300 मीटर हो जाएगा उस पुल की लंबाई। सिंपल सा सवाल, उस पुल को पार करने में ट्रेन को 15 सेकंड लगेंगे। मेरी बात क्लियर है। आज का प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन बैच अच्छा लगा, ट्रिक्स अच्छे लगे, आपको क्वेश्चन करने का मेथड अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच कांस्टेबल ट्रेडमैन के, और तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।